हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो इसके पहले आप लोगों को न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया गया था और न्यूक्लिक एसिड किन किन चीज़ों से मिलकर के बना होता है उसके बारे में भी बताया गया। ठीक है, तो आप लोगों को इसके पहले के वीडियो में बताया गया कि जो न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में भाग लेने वाले जो मुख्य पदार्थ हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं। वो बच्चों हैं फास्फोरिक एसिड, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। मैंने कल कहा था, अगले वीडियो में बताया भी था कि जब आप इसके बारे में अच्छे से जान जाएंगे तभी जो है आप डीएनए के बारे में, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए के बारे में स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज उसी का अध्ययन करने के लिए जो है हम यहाँ पर जो है डीएनए के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बारे में जो पिछली वीडियो में बातें बताई गई हैं उन्हीं को आधार बना करके इसका हम वर्णन करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो है आप जानते हैं कि फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 ईस्वी में 1869 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था कि फ्रेडरिक मिक्सचर नामक साइंटिस्ट ने 1869 ईस्वी में पश कोशिकाओं में जो है इसका अध्ययन किया था, जिसको पश कोशिकाओं से एक पदार्थ के रूप में इसको अलग किया, जिसको जो है बताया गया था कि आप इसको न्यूक्लिन नाम दिया गया। ठीक है, और अल्टमैन ने इसे, ठीक है, अल्टमैन जो साइंटिस्ट थे, अल्टमैन ने इसे क्या नाम दिया था, न्यूक्लिक एसिड। अम्लीय प्रकृति के कारण इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। ठीक है, और फ्रेडरिक मिक्सचर कह सकते हैं, मिक्सचर ने क्या दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। ये आप जो है आपको पिछली वीडियो में बताया गया है। ठीक है, अब इसके अलावा फिर इसमें बात की जाती है कि फिर उसके बाद 1988 ईस्वी में जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी आनुवंशिक प्रकृति के बारे में पता लगाया गया 1928 में। ठीक है, आनुवंशिक प्रकृति के बारे में पता चला। ठीक है, तो मिक्सचर ने 1869 ईस्वी में और अल्टमैन ने 1889 ईस्वी में और 1928 ईस्वी में इसकी जो है आनुवंशिक प्रकृति के बारे में पता चला। ठीक है, अब आती है बात कि जो इसकी रासायनिक संरचना का, ठीक है, रासायनिक एक साइंटिस्ट थे लेविन, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, लेविन ने इसकी रासायनिक संरचना का पता लगाया। रासायनिक संरचना किसकी, ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए की। लेविन नामक साइंटिस्ट ने इसकी रासायनिक संरचना का पता लगाया। आगे फिर जो है इसके बारे में डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया गया वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 ईस्वी में। ठीक है, 1953 में जेडी वाटसन एंड क्रिक, ठीक है, वाटसन और क्रिक ने इसके द्वि कुंडलिनी मॉडल का वर्णन किया या द्वि कुंडलिनी मॉडल को दिया। 1953 में किसने दिया, वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने इसके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में इसका वर्णन किया। ठीक है, आइए हम इसके डीएनए की या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड की संरचना के बारे में पता लगाते हैं कि यह किस तरीके से बना होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि डीएनए जो है, देख सकते हैं यहाँ पर कि यह डीएनए का एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है जो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के भाग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये जो इसका जो व्यास होता है वो देखिए 20 एंगस्ट्राम होता है, जहाँ पर दोनों जो है कुंडलिनी आपस में, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में एक दूसरे को ऐठे हुए होते हैं समानांतर, तो उनके बीच का जो व्यास होता है यानी जो मोटाई होती है उसकी 20 एंगस्ट्राम होती है और मेन एक्सिस से इसके बीच की दूरी क्या है, 10 एंगस्ट्राम यानी इसकी आधी होती है। एक चीज और, इसमें
जो एक्सिस बनती है, आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे ये ग्रुव छोटा बन रहा है तो इसको माइनर एक्सिस कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि ये ग्रुव या धसाव जो है बड़ा बन रहा है, इसको हम मेजर एक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब इसमें एक जो है जहाँ पे ये कुंडलिनी आपस में एक दूसरे को क्या है घेरे हुए हैं, यानी कि एक टर्न में जो इसकी लंबाई होती है, ठीक है, एक टर्न में एक टर्न की इसकी लंबाई, जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड मतलब एक जो है डीएनए के एक टर्न में, ठीक है, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से चल करके और ऐसे जा करके यहाँ पूरा हो रहा है, तो ये क्या है एक टर्न, एक घुमाव पूरा हो रहा है इसका। और उनके बीच जो न्यूक्लियोटाइड हैं, ये देखिए आपस में जो नाइट्रोजनस बेसेस जो है आपस में बांध करके जुड़े हुए हैं, वो क्या हैं, वो कितने हैं 10 न्यूक्लियोटाइड हैं। ठीक है, और 2 न्यूक्लियोटाइड 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी जो है 34 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो जो है 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, तो एक में 10 न्यूक्लियोटाइड हो रहे हैं, तो एक में 10 न्यूक्लियोटाइड होने के मतलब कि 10 से इसमें 34 में भाग दे देंगे तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी मालूम हो जाएगी, यानी कितनी होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब इसमें आप जानते हैं कि जो इसकी ये बैकबोन होती है, इसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया जाता है, शुगर के द्वारा और फास्फोरिक एसिड के द्वारा। और बीच में ये जो बांड बना करके जो आप डंडे देख रहे हैं सीढ़ी नुमा, ये जो है नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस। ठीक है, ये नाइट्रोजिनस बेस से मिलकर के बने बांड होते हैं। और ये जो आप बैकबोन देख रहे हैं, ये किससे मिलकर के बना होता है, शुगर और प्लस फास्फोरिक एसिड। ये ठीक है बच्चों, इतना ध्यान देंगे। अब आते हैं इसके वर्णन के बारे में। देखिए, डीएनए का अणु न्यूक्लियोटाइड की 2 लंबी श्रृंखलाओं का बना होता है। इसमें आप चित्र में आप देख रहे हैं कि डीएनए का एक अणु है, ठीक है, एक डीएनए के एक अणु के एक भाग की संरचना को यहाँ पर दिखाया गया है। और यह क्या है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है, जो एक अक्ष के चारों ओर विपरीत दिशाओं में घुमावदार सीढ़ी के रूप में कुंडलित होते हैं। कह रहा है कि जो एक अक्ष, ये मेन एक्सिस है, ठीक है, और उसी के चारों ओर घुमावदार और विपरीत, ठीक है, तो उसी के चारों ओर घुमावदार और विपरीत ये क्या होते हैं, ये जो है कुंडलित होते हैं। ठीक है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होता है और एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड होता है। इस तरीके से इसमें दिखाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रत्येक श्रृंखला, दूसरे नंबर पर की श्रृंखला डीऑक्सीराइबोस सुगर यस तथा फास्फेट मूलक के क्रमागत अणुओं से बनी होती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर दिखाने का मतलब, यहाँ पर अगर आपको हम एक छोटा सा डायग्राम बना करके दिखा दें, तो इसमें आप जो है देखिए, क्रमागत अणुओं का कहने का मतलब कि ऐसे आप जो है ये शुगर, पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर हो गया और बीच में ये फास्फोरिक एसिड हो गया बच्चों। ठीक है, तो ये इससे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ये शुगर है और ये फास्फोरस है, फिर ये शुगर है। तो इसी तरीके से ये क्या है, इसी तरीके से ये क्रमागत अणुओं से मिलकर के बने हुए होते हैं, यानी शुगर फास्फेट इस तरीके से। ठीक है, तो इसी को कह रहा है कि प्रत्येक श्रृंखला डीऑक्सीराइबोस शुगर तथा फास्फेट मूलक के क्रमागत मतलब क्रम से आने वाले अणु, ठीक है, क्रम से आने वाले अणुओं से बनी होती है। दोनों समांतर श्रृंखलाओं के शुगर अणुओं के बीच स्थित नाइट्रोजनी बेस के अणु परस्पर कड़ियों से जुड़े होते हैं। कह रहा है कि दोनों समांतर श्रृंखलाओं, एक ये और एक ये, ठीक है, के बीच स्थित नाइट्रोजनस बेस के अणु, ये इसी के बीच स्थित ये नाइट्रोजनस बेस के अणु हैं। ठीक है, अणु कड़ियों से जुड़े होते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये जुड़े हुए हैं आपस में, तो इनको ये जोड़ रहा है, दोनों ये दोनों श्रृंखलाओं को जुड़े होते हैं। इन कड़ियों में केवल 2 प्रकार के बंध बनते हैं।
कह रहा है कि इन कड़ियों में केवल 2 प्रकार के बंध बनते हैं। एक बनता है एडेनिन थाइमिन बंध और दूसरा बनता है गुआनिन साइटोसिन बंध। कह रहा है कि जब ये दोनों श्रृंखलाओं के बीच जो ये कड़ियाँ होती हैं वो नाइट्रोजन बेस के द्वारा ये जुड़े होते हैं और इसमें केवल 2 प्रकार के बंध बनते हैं। एक एडेनिन थाइमिन बंध बनता है और दूसरा गुआनिन और साइटोसिन बंध बनता है बच्चों। तो ये आपको सीढ़ी नहीं दिखाई दे रही, ये नाइट्रोजनस बेस हैं जो आपस में बांड बना करके जुड़ करके बांड बना करके जुड़ करके और क्या है सीढ़ी नायक संरचना बनाते हैं। अगले आगे देखेंगे एडेनिन एवं थाइमिन के अणु परस्पर हाइड्रोजन बंधों, अब देखिएगा एडेनिन और थाइमिन के अणु परस्पर 2 हाइड्रोजन बंधों, यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए 2 हाइड्रोजन बंधों, ठीक है, तथा गुआनिन एवं साइटोसिन के अणु परस्पर 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा संयोग करते हैं और गुआनिन और साइटोसिन के जो है के अणु वो क्या है 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब अगले नंबर पे डीएनए अणुओं में प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की कुल मात्रा पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइडों के मात्रा के बराबर होती है। कह रहा है कि प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड, प्यूरिन में क्या आता है एडेनिन और गुआनिन, ठीक है, और पायरिमिडिन में गुआनिन साइटोसिन और थाइमिन यूरेसिल। आप ध्यान देंगे कि एडेनिन गुआनिन प्यूरिन में आता है और साइटोसिन थाइमिन और यूरेसिल वो आता है पायरिमिडिन बेस में, ठीक है। तो यहाँ पर एडेनिन और गुआनिन की बात करेंगे और साइटोसिन और थाइमिन की बात करेंगे क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं डीएनए पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि प्यूरिन और पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइडों की संख्या क्या है कुल मात्रा इनकी बराबर होती है। यहाँ पर देखिए एडेनिन प्लस गुआनिन जितना होगा उतना ही थाइमिन और साइटोसिन होगा। कह रहा है कि एडेनिन और थाइमिन एवं गुआनिन और साइटोसिन के अनुपात बराबर होते हैं। ये मतलब कि एडेनिन जितना जिससे मिलकर के थाइमिन के साथ जो बांड बनाता है और गुआनिन जो साइटोसिन से मिलकर के बांड बनाता है ये हमेशा क्या होंगे बराबर अनुपात में होंगे। आगे एडेनिन प्लस थाइमिन का गुआनिन प्लस साइटोसिन के समान आवश्यक नहीं के समान होना आवश्यक नहीं, विभिन्न जीवों के लिए अनुपात भिन्न भिन्न होता है, आवश्यक नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि एडेनिन तथा थाइमिन का गुआनिन साइटोसिन के समान होना आवश्यक नहीं है। मतलब कह रहा है कि ये जो अनुपात आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो ये अनुपात जो है किसी एक पर्टिकुलर जीव के लिए जो है, ठीक है। लेकिन ये अगर यही कह दिया जाए कि ये अनुपात अगर 100 में 100 जो है कि किसी एक एनिमल की बात करें तो जो है कि और एनिमल पे वही नियम अप्लाई नहीं होता है, वो दूसरे जीव में क्या हो सकता है वो भिन्न भिन्न होता है, किसी में 40 हो सकता है, किसी में 50 हो सकता है अनुपात। तो अलग अलग जीवों में अनुपात भिन्न भिन्न हो सकता है। आगे डीएनए की श्रृंखलाओं में एडेनिन गुआनिन साइटोसिन तथा थाइमिन का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ लिख दिया है तो कोई जरूरी नहीं कि यहाँ एडेनिन और थाइमिन ही हो, यहाँ साइटोसिन और गुआनिन, यहाँ साइटोसिन हो सकता है, यहाँ गुआनिन हो सकता है, यहाँ थाइमिन हो सकता है, यहाँ एडेनिन हो सकता है, ठीक है। तो कह रहा है निश्चित क्रम नहीं है, विभिन्न जीवधारियों में ये क्रम क्या हो सकते हैं भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आज जो है हमने जो है डीएनए न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा, ठीक है, और इसके बारे में हमने इससे संबंधित जानकारी प्राप्त की कि ये इसकी संरचना कैसे होती है और इससे तमाम जुड़े हुए संबंधित वैज्ञानिकों के नाम भी जाने और उनके द्वारा इसमें किए गए प्रयोगों के बारे में हमने समझा कि इन्होंने इनका अपना क्या योगदान दिया इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगली वाली वीडियो में, ठीक है, डीएनए के कार्य के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। तब तक इसको आप अपनी कॉपी पे नोट्स कर लेंगे और नोट अच्छे से बना लेंगे। ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को बच्चों आप जो है
9th में पढ़ लो, 10th में पढ़ लो, फिर 11th 12th, ठीक है। ये हर जगह आपको जेनेटिक से संबंधित है, ये हर जगह आपको पढ़नी है, चाहे बीएससी हो चाहे एमएससी हो, ये चीज़ें हमेशा बार बार आनी हैं। तो इसको आप जो है अच्छे से तैयार करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर है आपका ये, और ये टॉपिक भी है, ठीक है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसको जो है आप विधिवत तैयार करेंगे और इसके बारे में अच्छे से जानकारी आप रखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।